नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। देखिए अभी जो है अपन कक्षा 10 में हिंदी अनिवार्य को लेके बात कर रहे थे और अपना मेसन जो शेखावाटी था वो चल रहा था। और इसमें जो अपना पार्ट रहेगा अभी जो रहेगा वो गद्य भाग को लेके अपन बात करेंगे। और उसमें अपना पहला ही जो पार्ट रहता है वो रहता है नेताजी का चश्मा। इसके जो लेखक रहते हैं उसका नाम है स्वयं प्रकाश। ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए थोड़े इसमें रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी हैं और सही गलत वाले प्रश्न भी हैं, उनको लेके भी बात करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि चश्मे वाले को लोग कहते थे, तो चश्मे वाले को लोग जो है वो कैप्टन कहा करते थे। दूसरा प्रश्न है कि मूर्ति देखते ही दिल्ली चलो और वगैरह नारे याद आने लगे थे। एक नारा और था, तुम मुझे खून दो, ये नारा भी था। अगला तीसरा प्रश्न है कि शहर के मुख्य बाजार में मुख्य चौराहे पर की एक संगमरमर की प्रतिभा थी। किसकी थी? संगमरमर की प्रतिभा नहीं है भाई, प्रतिमा है ये। ठीक है, प्रतिभा जो है वो लिख दिया गया है, बाकी प्रतिमा ही है ये। तो यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इस खालिस्तान में आएगा। अगला है कि सिर से कंधे तक की मूर्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? वस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नेताजी की मूर्ति की बनी हुई थी, किसकी बनी हुई थी भाई? संगमरमर की बनी हुई थी। आगे देखिए सही और गलत वाले प्रश्नों को लेकर बात करते हैं कि कैप्टन एक जो था बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था, बिल्कुल सही बात है। अगला है कि हवलदार साहब एक सकारात्मक सोच के देशभक्त व्यक्ति थे, बिल्कुल सही बात है, देशभक्त व्यक्ति वो थे, सकारात्मक सोच उनकी थी। अगला है कि पान वाला एक काला मोटा और एक खुश मिजाज आदमी था, बिल्कुल सही है, वो भी ऐसा ही आदमी था। अगला है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मे वाले लगाता था, तो बिल्कुल गलत बात है, चश्मे वाले लगाता था, ये वाक्य ही गलत है। नेताजी की मूर्ति पर चश्मे वाला लगाता था, ये वैसे तो सही है, चश्मे वाला ही लगाता था, लेकिन चश्मे वाला लगाता था, तो ये जो है इस हिसाब से ये गलत हो जाता है। चलिए अगला पांचवा हमारा रहेगा कि नेताजी का चश्मा पाठ देश प्रेम और देशभक्तों के प्रति सम्मान करना सिखाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, आगे जो है रहेगा अपना वो रहेगा एक शब्द वाले जो प्रश्न है उनको लेके अपन बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि नेताजी का चश्मा पाठ में किस देशभक्त की बात जो है वो कही गई है। ठीक है, जो है यहाँ पर जो है बात की गई है सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हर 15वें दिन कंपनी के काम से कस्बे से कौन गुजरता था? तो हवलदार साहब जो थे वो हर 15वें दिन कंपनी के काम से जो थे उधर से गुजरा करते थे। तीसरा प्रश्न है कि कभी सड़क पक्की करवाना, पेशाब घर बनवाना, कबूतरों की छतरी बनवाना, कभी कभी सम्मेलन करवाने का कार्य कस्बे में कौन करता था? तो ये काम करती थी नगर पालिका। नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे आहत करती थी? तो आहत जो करती थी वो कैप्टन को या चश्मे वाले को करती थी। ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए हमारा पांचवा प्रश्न है कि मूर्ति किसने बनाई थी? तो मूर्ति जो थी वो कस्बे का ही एक अध्यापक था, चित्रकला का अध्यापक था, ड्राइंग का मास्टर था, कौन? मोतीलाल, उसने ये बनवाई थी बनाई थी। अगला प्रश्न रहेगा अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों को लेकर। पहला प्रश्न है कि कहानी नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? तो इनके जो लेखक रहते हैं, सबसे पहले अपन ने बात की थी स्वयं प्रकाश जो है वो इसके लेखक माने जाते हैं। दूसरा हमारा सवाल है कि लेखक स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित किन्हीं दो कहानी संग्रहों के नाम आपको लिखने हैं। तो दो कहानी संग्रह, एक तो सूरज कब निकलेगा और आदमी जात का आदमी। तीसरा प्रश्न है कि लेखक स्वयं प्रकाश के उपन्यासों के नाम आपको लिखने हैं। तो बीच में विनय है, जलते जहाज पर है, ईंधन, इनमें महत्वपूर्ण उपन्यास माने जाते हैं। चौथा हमारा सवाल है कि चश्मा लेखक की नज़र में किसका प्रतीक माना गया है? तो चश्मा जो है वो देश प्रेम और देशभक्तों के प्रति सम्मान का जो प्रतीक है वो माना गया है। अगला हमारा पांचवा प्रश्न रहेगा कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था और क्यों? नेताजी की मूर्ति पर चश्मा जो था वो बूढ़ा कैप्टन चश्मे वाला लगाता था। वह नेताजी के प्रति सम्मान व आदर प्रकट करने की भावना से वो चश्मा लगाता था। छठा हमारा सवाल है कि चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति चश्मे वाले का अत्यंत सम्मान का भाव देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। सातवां हमारा प्रश्न है कि हवलदार साहब उस कस्बे से क्यों गुजरते थे? तो हवलदार साहब को कंपनी के काम से जो है 15 दिन में एक बार जाना होता था, तो वे उसी कस्बे से जो है वो गुजरा करते थे। नेताजी की मूर्ति की बनावट में क्या कमी थी? तो नेताजी की मूर्ति जो थी उसका चश्मा जो था वो पत्थर का नहीं था, शायद मूर्ति बनाने वाला पत्थर का चश्मा बनाना भूल गया होगा। अगला है कि पान वाला कौन था? तो पान वाला एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था, वह सदा मुँह में पान ठूंसे रखता था। बहुत सरल प्रश्न है भी, किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। 10वां हमारा प्रश्न है कि मूर्ति किस स्वतंत्रता सेनानी की थी और कैसी थी? तो मूर्ति जो थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी, संगमरमर की वो बनी हुई थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक के कोई 2 फुट ऊंची ये मूर्ति थी, जिसे बस्ट कहते हैं, वस्ट या बस्ट कहते हैं। ये बहुत ही सुंदर थी।
11वां हमारा प्रश्न है कि चश्मे वाले का व्यक्तित्व कैसा था। तो चश्मे वाला जो था वो एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था। सिर पर गांधी टोपी पहनता था, आंखों पर काला चश्मा लगाता था और वह फेरी लगाकर जो है वो चश्मे बेचा करता था। 12वां हमारा सवाल रहेगा कि नेताजी की मूर्ति बनाने का कार्य किसे सौंपा गया, वह क्यों। तो देश के जो अच्छे मूर्तिकार हैं उनको जानकारी न होने के कारण या धन संसाधनों का अभाव होने के कारण स्थानीय कलाकारों को ही जो है इसका अवसर जो है वो नगर पालिका ने दिया था और कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग के मास्टर को मूर्ति बनाने का कार्य सौंप दिया गया। 13वां हमारा सवाल है कि हालदार साहब ने कैप्टन को कैसे समझा। तो हालदार साहब ने सोचा कि कैप्टन कोई सेना का कोई भूतपूर्व सिपाही होगा अथवा नेताजी की आज़ाद हिंद फौज में कैप्टन रहा होगा, इसलिए उसको कैप्टन कहते होंगे, ये उसने समझा था। ठीक है। 14वां हमारा सवाल रहेगा कि हालदार साहब की स्वाभाविक विशेषताएं आपको बतानी है। तो हालदार साहब एक देशभक्त थे, वह कल्पनाशील व भावुक हृदय वाले व्यक्ति थे। नेताजी के प्रति व देशभक्तों के प्रति गहरा आदर और सम्मान का भाव उनके मन में था। 15वां हमारा प्रश्न है कि चश्मे वाला क्या करता था। तो चश्मे वाले को नेताजी की बगैर चश्मे वाले जो मूर्ति है वो बुरी लगती थी, इसलिए अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों वाले चश्मों में से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था। ठीक है। 16वां हमारा प्रश्न है कि हालदार साहब दुखी क्यों थे। तो हालदार साहब ये देखकर दुखी थे कि लोग देशभक्तों व देश पर मर मिटने वालों का सम्मान नहीं करते बल्कि उनका मजाक बनाते हैं। 17वां हमारा प्रश्न है कि मूर्ति के नीचे क्या लिखा हुआ था। तो मूर्ति के नीचे लिखा हुआ था मूर्ति मास्टर मोतीलाल व कस्बे के एकमात्र हाई स्कूल के मास्टर थे। ये नीचे लिखा हुआ था कि ये मूर्ति किसने बनाई थी। 18वां हमारा प्रश्न है कि तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, किसने, क्या और कब देखा। ये बात जो है वो किसके लिए कही है। तो हालदार साहब जब पहली बार कस्बे से गुजरे और पान खाने के लिए चौराहे पर रुके तो उन्होंने देखा कि वहां लगी नेताजी की मूर्ति की आंखों पर सचमुच के चश्मों का चौड़ा वाला फ्रेम जो है वो टूटा हुआ था। ठीक है। और 19वां हमारा प्रश्न है कि बनाकर पटक देने के माध्यम से कवि लेखक जो है वो क्या स्पष्ट करना चाहता है। तो बनाकर पटक देने से लेखक का आशय है कि संस्थाओं की गैर जिम्मेदार जो प्रणाली है उसका वर्णन यहाँ पर किया है कि निर्माण कार्य एक स्तर का होना चाहिए या नहीं, या गुणवत्ता उसकी उत्तम होनी चाहिए या नहीं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं होता। बस कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा कर देने पर लेखक ने जो है इस पर व्यंग्य किया है। अगला हमारा 20वां प्रश्न है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा ये उम्मीद जगाता है कि देश में अभी भी देशभक्तों, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव है, देशभक्ति की भावना अभी भी जीवित है। अभी देखिए अपन बात करेंगे लघुतरात्मक प्रश्नों को लेके। पहला हमारा प्रश्न है कि बस्ट किसे कहते हैं, मूर्ति की क्या विशेषताएं थी। तो सिर से लेके कमर तक के भाग की मूर्ति को जो है बस्ट कहा जाता है। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से लेके कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची रही थी और वह फौजी वर्दी में पहने हुए थे और नेताजी की मूर्ति बड़ी ही सुंदर लग रही थी। ठीक है, याद समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न है कि हालदार साहब को चश्मे वाले का यह कार्य कैसा लगा और क्यों। तो हालदार साहब को चश्मे वाले का मूर्ति पर चश्मा लगाना जो कार्य था वो बड़ा ही सराहनीय लगा था और वाह भाई खूब क्या आइडिया है, ये सा कहकर वह चश्मे वाले की कार्य की प्रशंसा भी करते हैं और वह चश्मे वाले को एक देशभक्त व्यक्ति भी मानते हैं। उनके मन में नेताजी के प्रति आदर और सम्मान का भाव होने के कारण चश्मे वाले का ये कार्य जो है उनको सराहनीय भी लगता है। ठीक है, तीसरा हमारा सवाल रहेगा कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ये अपने पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है। तो सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके मन में देश प्रेम की भावना जो थी वो मौजूद थी और नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर चश्मा लगाने व मूर्ति के प्रति आदर व सम्मान का भाव प्रकट करने का कारण लोगों ने इसे व्यंग्य से कैप्टन पुकारना शुरू कर दिया था। और आज़ाद हिंद फौज के सेनानी भी जो है वो भी कैप्टन कहलाते थे, जैसे कैप्टन लक्ष्मी, कैप्टन शाहनवाज आदि, है ना। तो इसी डर्रे पर लोगों ने चश्मे वाले को भी विनोदवश जो है हंसी मजाक के लिए कैप्टन उपनाम दे दिया था। चलिए चौथा हमारा प्रश्न है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पानवाले की इस प्रकार की टिप्पणी पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। तो देखिए कैप्टन के लिए यह टिप्पणी करना कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल से पानवाले के देशभक्तों के प्रति अनादर है, उपेक्षा है और संवेदन शून्यता और उदासीनता की भावना जो है उजागर होती है। कैप्टन की मनोभावना, देश प्रेम, सम्मान की भावना को समझना उसकी बुद्धि से बाहर की बात थी। यदि उसे देशभक्त और देश प्रेम की भावना का तनिक भी ज्ञान होता तो वह ऐसी अशोभनीय और निंदनीय टिप्पणी जो है वह कदापि नहीं करता। पांचवा हमारा प्रश्न रहेगा कि मूर्ति के पास से गुजरते हुए अंत में हालदार साहब भावुक क्यों हो गए। तो हालदार साहब जब फिर कस्बे के चौराहे से गुजरे तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देखा। उसे देखकर हालदार साहब आश्चर्यचकित हो गए और अत्यंत भाव विभोर हो गए।
उन्होंने महसूस किया कि कैप्टन की मृत्यु हो जाने पर भी कस्बे में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत देखकर उन्हें संतोष महसूस होता है। अतः नेताजी के प्रति सम्मान का भाव देखकर वह नई पीढ़ी की सकारात्मक सोच जो है वो देशभक्ति की भावना को देखकर कवि जो है उस समय भावुक हो जाते हैं, हवलदार साहब भावुक हो जाते हैं। अगला हमारा छठा प्रश्न है कि कैप्टन चश्मे वाले को सामने देखकर हवलदार साहब अवाक रह गए। आपके अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, चश्मे वाले के नेताजी के प्रति सम्मान की भावना और उसके कैप्टन नाम से हवलदार साहब को लगा होगा कि चश्मे वाला नेताजी का साथी आज़ाद हिंद फौज का सिपाही रहा होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि चश्मे वाला एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा सा आदमी है, जिसने सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए है, वह एक हाथ में संदूक लिए हुए फेरी लगाता है, तो उसकी कल्पना मूर्ति जो थी वो खंड खंड हो जाती है और वो अवाक से रह जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं। सातवां हमारा प्रश्न है कि हवलदार साहब द्वारा कैप्टन के बारे में पूछने पर पानवाला उदास क्यों हो गया? तो हवलदार साहब द्वारा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होने की वजह से पूछे जाने पर पानवाला उदास होकर जवाब देता है कि कैप्टन मर गया। वह उदास था क्योंकि उसे कैप्टन की मृत्यु का दुख हो रहा था। उसे कैप्टन की मूर्ति को चश्मा पहनाना अजीब और सनकपूर्ण लगता था। वह कैप्टन का मजाक भी बनाता था, लेकिन उसकी मृत्यु से पानवाले के जीवन में सूनापन सा उत्पन्न हो गया और उसे कैप्टन की देशभक्ति की भावना का अनुभव भी वहाँ पर होता है। आठवां हमारा सवाल है कि नेताजी का चश्मा कहानी में निहित देशभक्ति के संदेश को आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो नेताजी का चश्मा कहानी में लेखक ने यह संदेश दिया है कि देशभक्ति प्रकट करने के लिए सेना में जाना या सैनिक होना जरूरी नहीं है। हर देशवासी अपनी सोच और सामर्थ्य के अनुसार देश के लिए जो है वो योगदान कर सकता है। देश से प्रेम करना और देशभक्तों का सम्मान करना ही सच्ची देशभक्ति मानी जाती है। चलिए, हमारा 9वां प्रश्न है कि हवलदार साहब को मूर्ति के सामने से गुजरने पर उन्हें क्या अंतर दिखाई देता था और क्यों? तो देखिए, हवलदार साहब मूर्ति के सामने से गुजरने पर हर बार मूर्ति पर अलग चश्मे के फ्रेम के बदल जाने का अंतर जो था वो दिखाई देता था। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर चश्मा लगाता था, लेकिन यदि किसी ग्राहक को मूर्ति वाला चश्मा पसंद आ जाता था तो मूर्ति पर लगे चश्मे को हटाकर अन्य फ्रेम वाला चश्मा लगा देता था। ठीक है। चलिए, हमारा 10वां प्रश्न है कि नेताजी की मूर्ति लगाने के कार्य को सफल और सराहनीय प्रयास क्यों बताया गया? कोई 2 कारण आपको बताने हैं। तो पहला कारण है कि नेताजी के त्याग और बलिदान के प्रति लोगों के मन में सम्मान की भावना थी, और दूसरा था कि नेताजी की मूर्ति लोगों में देशभक्ति की भावना भी जगा रही थी। ठीक है। 11वां हमारा सवाल है कि लेखक स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय आपको लिखना है। आप आराम से इसको जो है अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना जो है पठित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या है, अपठित नहीं है, पठित गद्यांश है कि अब हवलदार साहब को बाता कुछ है ना। तो ये रहेगा, इसका संदर्भ लिखना है, फिर इसका प्रसंग लिखना है और फिर उसकी व्याख्या कर देनी है। ठीक है। दूसरी इसकी व्याख्या जो ये रहेगी, ठीक है, ये भी आपको याद करनी है कि मूर्ति संगमरमर की थी और यहाँ से लेके चश्मा रियली। ठीक है। निबंधात्मक प्रश्नों को लेकर बात करें तो पहला हमारा प्रश्न रहता है कि नेताजी का चश्मा कहानी के अनुसार देश के निर्माण में बड़े ही नहीं बच्चे भी शामिल हैं। आप देश के नए निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? तो देखिए, नेताजी का चश्मा कहानी में कस्बे के निवासियों द्वारा एक देशभक्त की मूर्ति स्थापित की गई थी। लेखक के अनुसार मूर्ति का रंग, रूप, गुण, दोष इतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितने लोगों की देश प्रेम की भावना महत्वपूर्ण थी। हर व्यक्ति देश के निर्माण में योगदान दे रहा है, चाहे छोटा हो या बड़ा। देशभक्ति जाहिर के लिए एक आवश्यक नहीं है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया जाए, अपने जीवन का बलिदान दिया जाए। देश प्रेम जो है अभिव्यक्ति तो हम छोटे छोटे कार्य करके भी कर सकते हैं, जैसे भ्रष्टाचार, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करके, बाल विवाह, बाल श्रम का विरोध करके, अपनी भाषा, संस्कृति, परंपराओं को संभाल करके, सहेज करके, देशभक्तों का या देश का सम्मान करके, पर्यावरण की रक्षा करके, देश के सुनहरे भविष्य का निर्माण करके भी योगदान दे सकते हैं। और एक ईमानदार, परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ठ इंसान बनकर देश के निर्माण में अपना योगदान भी दे सकते हैं। ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जो देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ थोप देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इस कथन का आज से स्पष्ट करना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। तो देखिए, इस कथन के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति सम्मान के पात्र हैं जो देश के लिए त्याग और बलिदान कर सकते हैं, लेकिन यदि उन पर लोग हंसते हैं तो ये गलत है। पाठ में कैप्टन द्वारा जो वृद्ध मरियल है, देश की भक्ति की भावना से ओतप्रोत है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता है तो लोग उसके सनकी और पागल समझते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि जहां ऐसे स्वार्थी लोग हैं उस देश का भविष्य कैसे उज्जवल हो सकता है। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद आपको करना है।
चलिए ये पाठ पूरा का पूरा आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अभी चलते हैं अपन बाल गोविंद भगत वाले पाठ पे। तो देखिए रिक्त स्थान वाले प्रश्नों से ही शुरुआत करते हैं कि बाल गोविंद भगत के पदों को ही गाया करते थे। तो बाल गोविंद भगत जो थे वो कबीर के पदों को गाया करते थे। दूसरा हमारा सवाल है कि गाते समय बाल गोविंद भगत अक्सर बजाते थे, तो खंजड़ी बजाया करते थे। पुत्र की मृत्यु पर भगत रहे थे तो भजन गा रहे थे। बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु सुंदर सुशील और के गुणों से युक्त थी, प्रबंधिका के गुणों से युक्त थी। बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? वही रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। सही और गलत आपको बताना है। तो बाल गोविंद भगत अंधविश्वासी पुरानी सोच के व्यक्ति थे, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। दूसरा है कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, बिल्कुल सही बात है, साहब माना करते थे। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ साधु थे, बिल्कुल सही बात है, गृहस्थ भी थे और साधु भी थे। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र विधा में ये लिखा गया है, बिल्कुल सही बात है, रेखाचित्र विधा में ये लिखा गया है। अगला है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है, बिल्कुल सही बात है। चलिए अभी जो है कि एक शब्द वाले की पतोहू का क्या अर्थ है? तो पुत्र की वधू को कहते हैं पतोहू। ठंडी पूर्वाई का अर्थ है पूर्व दिशा से चलने वाली हवा। पूर्व में लोही लगने से क्या मतलब है? तो सूर्य सुबह के समय सूर्य की लालिमा को कहा है पूर्व में लोही लगना। पतोहू के पुत्र की चिता को आग लगवाना बाल गोविंद की किस मानसिकता को दर्शाती है? तो नारियों के प्रति सम्मान की भावना जो है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। पांचवा हमारा सवाल रहेगा कि बाल गोविंद भगत क्या कार्य करते थे? तो बाल गोविंद भगत जो थे वो खेती बाड़ी का काम किया करते थे। अति लघुतरात्मक प्रश्न है। पहला ही प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत हिंदी गद्य की किस विधा में लिखा गया है? तो रेखा चित्र विधा में ये लिखा गया है, ये पहले ही आ गया है। तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर उन्हें भगत क्यों कहा जाता था? तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी अपने आचरण व्यवहार सोच और प्रवृत्ति से साधु संत जैसे थे, इसलिए उन्हें भगत कहते थे। तीसरा प्रश्न है बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने जादू क्यों कहा है? तो जो भी व्यक्ति बाल गोविंद के संगीत को सुनता है मंत्र मुक्त हो जाता है। बच्चे औरतें प्रत्येक व्यक्ति उनके गीतों को तल्लीनतापूर्वक सुनता है, गुनगुनाते भी हैं, इसीलिए लेखक ने उन्हें संगीत का जादू कहा है। चौथा प्रश्न है कि लेखक बाल गोविंद भगत की किस बात पर सर्वाधिक मुग्ध थे भाई? तो बाल गोविंद भगत के मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता था, उस पर वो मुग्ध रहते थे। पांचवा है कि कबीर पंथी किसे को कहते हैं? बाल गोविंद को जो है कबीर पंथी क्यों कहा जाता है? तो कबीर की विचारधारा को मानने वालों को कबीर पंथी कहते हैं। और बाल गोविंद कबीर को साहब मानते थे, इसलिए उनके आदर्शों पर चलते थे, इसलिए उनको जो है कबीर पंथी कहा जाता है। छठा हमारा सवाल है कि बाल गोविंद अपने खेत की पैदावार कहाँ और क्यों ले जाते हैं? तो बाल गोविंद जो कुछ खेतों में पैदा होता है, सिर पर लाद कर सबसे पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते हैं और कबीर मठ जिसको कहते हैं उसके अनुसार उनकी सब चीज़ें जो है वो साहब की ही हैं। सातवां हमारा सवाल रहेगा कि बाल गोविंद की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष जो है वो क्या है? तो बाल गोविंद के पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तब भी वह तल्लीनता के साथ गीत गा रहे थे। उनका ये व्यवहार जो था वो संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कहा जा सकता है। आठवां हमारा सवाल है कि बाल गोविंद अपने पतोहू को उत्सव मनाने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो बाल गोविंद के अनुसार उनके पुत्र की जो आत्मा है वो परमात्मा के पास चली गई है, अतः ऐसी आनंद की बात पर रोने के लिए अपने पतोहू को मना करते हैं और उत्सव मनाने की वो बात कहते हैं। नौवां हमारा सवाल है कि बाल गोविंद ने सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर पतोहू से कौन सा कार्य करवाया? तो यहाँ पर एक तो पुत्र के क्रियाक्रम में अपने पतोहू से करवाया और पतोहू को से ही जो है वो दाह संस्कार करवाया, और फिर जो है बात करें तो अपने पतोहू को जो है अपने भाई के साथ जाने के लिए कहा, और भाई को जो है वो पुनर्विवाह के लिए भी कहता है। अगला प्रश्न है कि पतोहू के भाई को बाल गोविंद ने क्या आदेश दिया था? तो ये नीचे आ गया ना। तो पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और आदेश दिया कि पतोहू का दूसरा विवाह करवा दें। चलिए हमारा 11वां सवाल जो रहेगा कि पतोहू को बाल गोविंद की किस दलील के आगे झुकना पड़ा? तो बाल गोविंद की ये दलील थी कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, के आगे पतोहू को झुकना पड़ा कि या तो तुम चली जाओ या मैं चला जाऊंगा। 12वां प्रश्न है कि साधु की सारी परिभाषाओं पर खरा उतरने वाला से क्या अभिप्राय है? तो एक सच्चे साधु के जो लक्षण होते हैं वह सब बाल गोविंद भगत के आचरण में विद्यमान थे। 13वां प्रश्न है कि इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत गा क्यों रहे थे? तो बाल गोविंद के अनुसार आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जाकर मिल गई है, इसलिए वे गाकर उत्सव मनाने को कह रहे थे। 14वां हमारा सवाल है कि बाल गोविंद भगत के चरित्र की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। पहली विशेषता की थी नारी की जाति के प्रति सम्मान और सहानुभूति का भाव था। सुलझे हुए और दूरदर्शी सोच के वो व्यक्ति माने जाते हैं। 15वां हमारा सवाल है कि मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, ये कथन किसके बारे में और क्यों कहा गया है? तो ये कथन जो है वो बाल गोविंद भगत के बारे में कहा गया है, क्योंकि वह अपनी रोती हुई पुत्र वधू को उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे, तो ऐसा वहाँ पर इसीलिए कहा गया है। चलिए लघुतरात्मक प्रश्नों को लेकर बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि गर्मियों की उमस भरी शाम को बाल गोविंद भगत शीतल और मनमोहक बना देते थे, कैसे?
तो गर्मियों की उस उमस भरी शाम को वह अपने घर के आंगन में आसन लगाकर बैठते थे। कुछ उनके प्रेमी जो लोग थे वो भी वहाँ आ जाते थे और एक निश्चित ताल गति के साथ में प्रेमी मंडली जो है वो बाल गोविंद भगत के साथ गीतों को दोहराती है। बाल गोविंद खंजड़ी लिए आंगन में नाचते हैं और सारा आंगन जो है वो नृत्यमय और संगीत से ओतप्रोत हो जाता है। चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न है कि बाल गोविंद की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई कैसे। तो बाल गोविंद भगत संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन भर स्नान है, ध्यान है, व्रत है आदि नियमों का पालन किया था और मृत्यु पर्यंत उनको निभाया भी था। उनकी इच्छा के अनुसार कि प्रभु भक्ति करते हुए मृत्यु मिले, वैसी ही भक्ति गीत गाते गाते ही उनकी आत्मा जो है प्रियतम परमात्मा से मिल जाती है। तीसरा हमारा सवाल है कि घर परिवार होते हुए भी वह साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। कथन को स्पष्ट करना है। तो लेखक के इस कथन का ये आशय है कि बाल गोविंद भगत जो थे गृहस्थ व्यक्ति थे और अपने आचरण और वेशभूषा में जो है वो साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। साधुत्व आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं और बाल गोविंद गृहस्थ होते हुए भी उस पर मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का जो है प्रतीक माना गया है। चौथा हमारा सवाल है कि भगत जी की हर चीज़ साहब की थी। भगत की ये मान्यता उनके लिए किस आचरण से प्रमाणित होती है। तो बाल गोविंद भगत जो थे वो गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। उनके खेत में जो कुछ पैदा होता था सिर पर लाद कर कबीर मठ वो ले जाते थे और भेंट रूप में जो कुछ मिलता था उन्हीं को वो रख लेते थे। तो अपना गुजारा उसी से चलाते थे। इससे सिद्ध होता है कि उनकी हर चीज़ जो थी वो साहब की थी। पाँचवां हमारा प्रश्न है कि धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कार कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र आपको बताना है। तो आषाढ़ का महीना है, रिमझिम बारिश के साथ ही गांव के सभी किसान जो हैं वो खेत में रोपनी कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत भी कीचड़ में लथपथ रोपनी करते हुए संगीत से आकाश और पृथ्वी पर अपना जादू बिखेर रहे हैं। खेलते हुए बच्चे हैं, मेड़ों पर बैठी हुई औरतें हैं, हल चला रहे किसान हैं, उनके संगीत के जादू से चमत्कृत और आनंदित हो रहे हैं। छठा हमारा सवाल है कि लेखक बाल गोविंद भगत अध्याय के आधार पर क्या संदेश दिया गया है। तो इस पाठ में ये संदेश दिया गया है कि साधुत्व का पालन गृहस्थ जीवन में भी निभाया जा सकता है। व्यक्ति नियमों पर दृढ़ रहकर संतोषी प्रवृत्ति, ऊंच नीच के भेद को त्याग कर, मोह त्याग के जाल से जो है दूर रहकर सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील होकर भी साधुत्व जीवन जी सकता है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सातवां हमारा प्रश्न रहेगा कि भगत नहीं रहे फिर सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो पंक्ति के माध्यम से कवि कहता है कि भगत की मृत्यु हो चुकी है, अब वह इस संसार से विदा ले चुके हैं। उनकी आत्मा शरीर जो है, आत्मा शरीर रूपी पिंजरे को छोड़कर जा चुकी है, केवल उनका निर्जीव शरीर ही धरती पर पड़ा है। तो ये बात जो है इसमें कही गई है। आठवां हमारा सवाल है कि बाल गोविंद भगत अपने बेटे का विशेष ध्यान क्यों रखते थे। तो भगत का मानना था कि भगत बेटे से अपने विशेष प्रेम करते थे और पुत्र मोह के कारण ऐसा नहीं था, बल्कि उनका मानना था कि जो व्यक्ति सुस्त और शरीर से दुर्बल होते हैं वह ये मानते हैं कि जो कमज़ोर जो होते हैं उनको ख़ास तौर से जो है वो निगरानी के हकदार होते हैं, इसलिए उनका जो है अधिक उन पर स्नेह रखना चाहिए। आगे मैं बात करूँ तो रामचरित जो अपने रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं उनका आपको परिचय याद करना है। ठीक है, चलिए अभी जो है जो अपना पठित गद्यांश है उसके सप्रसंग व्याख्याओं में ये पहली व्याख्या है और इसका आपको इस प्रकार लिखना है, इसमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें आपको जो है एक बात खास तौर से ध्यान रखनी है कि इसमें अलंकार वगैरह का कोई वर्णन नहीं देता। अलंकारों का जो वर्णन आपको करना है वो सिर्फ कविता वाले जो पाठ हैं उन्हीं में करना है। कविता वाले पाठों के अलावा अन्य कोई भी पाठ है तो उसमें आपको जो है अलंकारों की बात वहाँ पर नहीं करनी है। ठीक है, दूसरी हमारी ये वाली रहेगी, तो ये आप याद कर लेंगे। निबंधात्मक प्रश्नों में पहला ही प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत के पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत का चरित्र चित्रण आपको करना है। तो बाल गोविंद भगत जो था इसका मुख्य पात्र भी माना जाता है। वो मंजोले कद के थे, गोरे चिट्ठे आदमी थे। उनका चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से जगमाए हुए रहता था। कमर में एक लंगोटी पहने हुए थे और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी थी। सर्दियों में काली कमली ओढ़ते थे, मस्तक पर रामानंदी चंदन का टिक्का लगाते थे, गले में तुलसी के जड़ों की बेडोल माला वो बांधे रखते थे। कबीर को साहब मानते थे, उनके आदर्शों पर चलते थे। खेत में कार्य करते हुए तल्लीन होकर गीत गाते थे। स्वभाव से संतोषी प्रवृत्ति के बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार को कबीर मठ में भेंट कर आते हैं और मोह माया से दूर रहते हैं। अपने नियमों पर दृढ़ बाल गोविंद भगत जो है वो सामाजिक कुप्रथाओं के विरोधी भी हैं। संत की तरह सज्जन, सरल और वाकपटु भी हैं। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते हैं, ना किसी से झगड़ा करते हैं, ना किसी से बिना पूछे उसकी चीज़ को हाथ लगाते हैं। गृहस्थ जीवन रहते हुए भी संत आचरण के व्यक्तियों जो है वो बाल गोविंद भगत माने जाते हैं। अगला प्रश्न भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बाल गोविंद भगत रेखा चित्र में सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध कार्य करते पाया गया है। उनका ये आचरण क्या संदेश देता है। तो बाल गोविंद भगत इस पाठ में 2 बार सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर कार्य करते हैं। पहला कि पुत्र की मृत्यु पर शोक न मनाकर उत्सव मनाने की बात कहते हैं
और पुत्र की चिता को अग्नि जो है वो पतोहू से दिलवाते हैं। दूसरी बात है कि पतोहू के भाई को बुलाकर अपने उनके साथ कर दिया और पतोहू का दूसरा विवाह करने का आदेश दे दिया। उनके यह कार्य ऊपरी तौर पर अटपटे लगते हैं, लेकिन एक नई विचारधारा, नई सोच का प्रतीक है, जो नारी और पुरुष को समान मानती है। उनका ये आचरण प्राचीन काल से चली आ रही रूढ़ियों को तोड़कर विवेकशील होने का संदेश भी देती है। ठीक है, मैंने अभी जो है आपको 2 पाठ करवाए हैं, ये 2 पाठ आप तुरंत याद कर लें। कुछ समय बाद में जो है एक अलग वीडियो जो है बाकी जो पाठ बचे हैं उनका भी डाल दिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।